हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वहाँ हमने अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में भी बताया था कि प्लाज्मोडियम की जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो मोस्ट जो डेंजरस है वो स्पीशीज़ होती है। इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया कर देती है। ठीक है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया था। देन हमने एस्केरियासिस के बारे में भी जिक्र किया था। सो आज की क्लास में कुछ और जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो अगर आपने हमारी जो प्रीवियस लेक्चर हैं अगर उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टुडे एक्सपी एजुकेशन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो बात करते हैं फिलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को हिंदी में हाथी पाँव रोग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लोअर लिम्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके वोम का नाम जो है आपको ध्यान रखना है कि वुचीरिया इसकी दो स्पीसीज़ हैं मेनली, बैंक्रोफ्टाई एंड वुचीरिया मेलाई। वो क्या कॉज करते हैं, दे कॉज ए स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक अक्यूट एक क्रोनिक। अक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट एंड क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। देन क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। जो लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके अंदर जो क्रोनिक है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर लिम्ब्स। देन दो होस्ट होते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड। प्राइमरी होस्ट की अगर बात करें सो दे आर ह्यूमंस, एंड सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, मॉस्किटोज़ की अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में भी हमने कुछ बातें बताई थी कि एडिस मॉस्किटो होता है, इसी तरीके से क्यूलेक्स, एनोफिलीज, बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं। हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी बताई थी कि मान लो मलेरिया के केस में अगर एनोफिलीज मॉस्किटो दोबारा से ब्लड सक करती हैं तो ही वो स्टेजेस जो हैं, जितनी भी स्टेजेस जो एसेक्सुअल स्टेज थी वो कंटिन्यू करती हैं। अगर ब्लड क्यूलेक्स मॉस्किटो ने सक किया है या फिर एडीज मॉस्किटो ने सक किया है तो फिर वो सारी स्टेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं दूसरे मॉस्किटो की बॉडी में। ये सब बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। सो यहाँ पे ध्यान का रखना है, प्राइमरी होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट ह्यूमंस एंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। देन सिम्टम्स की अगर बात करें सो सिम्टम्स हम बताएंगे कि इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग होगी, थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़। ठीक है, और वो भी मेनली किसमें, लेग्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है कि थिकनिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज़ मेनली कहाँ पे, लेग्स में और जेनाइटल ऑर्गन्स में। पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, ये भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है होता है। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि यूवुला या फिर ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है फीमेल्स के केस में, और मेल्स के केस में हाइड्रोसील भी हो सकता है। हाइड्रोसील का मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फिलेरियासिस के। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है, वुचीरिया इसका नाम और इसकी स्पीसीज़, वुचीरिया बैंक्रोफ्टाई एंड वुचीरिया मेलाई। ठीक है, देन फंगल डिजीज़ के बारे में बात करें सो मोस्ट कॉमन जो फंगल डिजीज़ है जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो होती है रिंग वॉर्म्स। तो रिंग वॉर्म्स जो हैं, जो दाद हम जिसको बोलते हैं, वो मेनली ह्यूमिडिटी में ज़्यादा ग्रो करते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है उस समय जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, सो वो आपको ध्यान रखना है। रिंग वॉर्म्स जो है मोस्टली ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं। देन इसके लिए तीन जेनरा होती हैं, वो ध्यान रखनी है, माइक्रोस्पोरम, देन ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं जो रिंग वॉर्म्स कॉज करते हैं, मेनली है ये। ठीक है, सिर्फ यही तीन नहीं, और भी बाकी स्पीसीज होती हैं, लेकिन हमें मेनली यही ध्यान रखनी है, रिंग वॉर्म्स। देन सिम्टम्स की अगर बात करें सो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स, ड्राई स्केली लेसन्स टाइप में बन जाएंगे, और दीज लेसन्स आर अकम्पनाइड बाई इंटेंस इचिंग। लेसन्स बनने के बाद में बहुत खुजली होती है उस पार्ट पे।
ठीक है। सो हम ये बोलेंगे कि रिंग वॉर्म्स का मोड ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके का होता है। सो कोई हेल्दी पर्सन है वो रिंग वॉर्म्स एक्वायर कर सकता है। कैसे? जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर उसने क्लॉथ्स यूज़ कर लिए हैं, ठीक है, उसके यूटेंसिल्स यूज़ कर लिए हैं, या फिर इवन कॉम्ब जो है, जो कंघा होता है, अगर वो भी आपने यूज़ कर लिया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जिसको ऑलरेडी रिंगवॉर्म है, सो देयर आर चांसेस कि जो नॉर्मल पर्सन है उसको भी रिंगवॉर्म हो सकता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। सो हाइजीन ज़रूरी होता है यहाँ पे, पर्सनल हाइजीन भी एज वेल एज पब्लिक हाइजीन भी। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी पानी पी रहे हो, वो सब फ्रेश होना चाहिए। उसके अलावा अपनी बॉडी की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमिड जो कपड़े होते हैं जिनमें नमी होती है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। उसके अलावा जो पब्लिक हाइजीन की अगर बात करें तो पब्लिक हाइजीन में हम क्या बोलेंगे कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो, ठीक है। उसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो नालियाँ वगैरह हैं, जो कूलर्स के अंदर जो वाटर होता है, हमारे जो घरों में जो कूलर होते हैं उनमें जो वाटर है वो प्रॉपर उनका साफ़ सफाई उनको करते रहें। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। सो इम्यूनिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? तो हम ये बोलेंगे कि इम्यूनिटी इज़ द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर की जो एबिलिटी है किससे लड़ने की, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लड़ने की जो एबिलिटी है, जो हमारे अंदर नेचुरली प्रेजेंट भी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? देन दो तरीके की इम्यूनिटी हो सकती है। एक तो वो जो जन्म के समय प्रेजेंट होती है और एक वो जो हम जन्म के बाद में एक्वायर करते हैं, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी: इन्नेट इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी विच इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम के दौरान एक्वायर की जाती है, जो कि मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। सो इन्नेट जो इम्यूनिटी है, एक पॉइंट तो हमने बता दिया कि इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय में ये प्रेजेंट होती है। दूसरा हम ये बोलेंगे कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये जो इम्यूनिटी है ये किसी भी फॉरेन जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। ये ओवरऑल हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, ठीक है। ये किसी भी तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक नहीं होती है। जो भी पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में, ये बेसिकली उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन इसमें ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बैरियर्स। कुछ बैरियर्स होते हैं जिनसे कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बनी हुई होती है। सो बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, जिनको स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी कहा जाता है या फिर एनाटॉमिकल बैरियर्स भी इनको कहा जाता है। फिजिकल बैरियर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। ये स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल बैरियर्स भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या आएंगे? आपकी स्किन, एंड सेकेंड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इंक्लूड्स स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन एज द नेम इंडिकेट क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रेट्स म्यूकस। देन स्किन जो है, स्किन के बारे में हम ये बोलेंगे कि जो इंटैक्ट स्किन है, इंटैक्ट स्किन इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन। लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन कौन सा होता है? इंटैक्ट स्किन। जो स्किन है वही आपकी लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन होती है। स्किन का वेट जो है हम ये बोलेंगे 7 साढ़े 7 किलो का होता है। लीवर उसके बाद में होता है। सो कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट। नहीं, आपको ध्यान रखना है इंटैक्ट स्किन इज़ द लार्जेस्ट डिफेंसिव ऑर्गन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन हार्ड केराटिन ऑफ स्किन इज़ द वाटरप्रूफ। स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम,
स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किससे मिलकर बनती है? केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सीक्रेट करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है। तो ये किससे मिलकर बनती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है? इट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम अलोंग विद अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम और उससे जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू है उससे मिलके आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई होती है। ये किसको लाइन करती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट लाइंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ आईबॉल जिसको कंजक्टाइवा बोलते हैं, ठीक है। ये इनको लाइन करती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड जो कंजक्टाइवा है वो, उसको ये लाइन करती है। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जिनको केमिकल बैरियर्स भी बोला जाता है, इनमें क्या क्या आएंगे? दे इंक्लूड्स द सिक्रीशंस फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्किन के अंदर मेनली स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनको सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी बोला जाता है। स्वेट ग्लैंड और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स, तो नाम से पता चल रहा है क्या सीक्रेट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है? स्किन के जो पीएच को एसिडिक रखता है। स्किन का पीएच किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किस लिए? क्योंकि अगर स्किन का पीएच डिस्टर्ब होता है सो देयर आर चांसेस कि कोई भी पैथोजन जो है वो ईजिली आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड कर सकता है, ठीक है। हमने बहुत सारे जब बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनके बारे में जब डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि ये सिर्फ एक ज़रिया ढूंढते हैं आपके शरीर के अंदर जाने के लिए, ठीक है। सो स्वेट ग्लैंड्स और सुडोरिफेरस ग्लैंड्स विच सीक्रेट स्वेट। देन ऑयल ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑयल या फिर सिबम भी जिसको बोलते हैं, सिबम बोला जाता है, ठीक है। सो टीनेजर्स की एज में ऑयल ग्लैंड्स जो है ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके केस में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कील मुहासे हो गए, चेहरे पे हो गए, पीठ पे भी हो जाते हैं। सो ऑयल ग्लैंड्स का वहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाता है। और वो क्यों इंक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के केस में होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। सो ऑयल ग्लैंड्स का नंबर इंक्रीज किस वजह से? एंड्रोजन्स के नंबर इंक्रीज होने की वजह से। और अगर वो इंक्रीज हुआ है तो जो कील मुहासे की समस्या है वो हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है टीयर्स, सलाइवा एंड म्यूकस सिक्रीशंस दे कंटेन ए एंजाइम लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरियोसिडल होता है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, इट इज़ बैक्टीरियोसिडल। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर कर देता है। ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि लाइसोजाइम रप्चर्स द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये एक बैक्टीरियोसिडल एंजाइम होता है। देन HCl इन स्टमक इज ए पोटेंट किलर ऑफ ए टाइफाइड बैक्टीरिया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो स्टमक के मीडियम को एसिडिक रखता है, इट इज़ ए पोटेंट किलर ऑफ ए टाइफाइड बैक्टीरिया। जो लोग रेगुलरली एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है, एंटासिड्स अगर लेंगे तो उनमें टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटासिड्स अगर कोई ले रहा है, रेगुलरली अगर लेते हैं, तो क्या होगा कि एसिड का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। अगर एसिड का प्रोडक्शन डाउन हुआ है तो हम क्या बताएंगे कि देयर आर चांसेस कि फूड जो है हम ले रहे हैं, पानी जो है, उसके साथ टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वो अंदर जा सकते हैं और वो बच सकता है। और अगर वो बच गया तो वो टाइफाइड कोज कर देगा। टाइफाइड का दूसरा नाम भी हमने बताया था एंटेरिक फीवर, ठीक है, या फिर इंटेस्टिनल फीवर, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। देन कुछ सेलुलर बैरियर्स की बात करते हैं। सो उसमें क्या क्या आएंगे? इट इंक्लूड्स WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। वाइट क्यों होती हैं? हम ये बोलेंगे कि ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसलिए वाइट कलर की होती हैं। उसके अलावा शॉर्ट लिव्ड होती हैं ये। RBCs का नंबर तो आप जानते हो ऑलरेडी 120 डेज़ का, लेकिन इनका नंबर बहुत ही कुछ डेज़ का होता है, 5 to 7 डेज़ हम इसको बोल सकते हैं। उसके अलावा मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट WBCs।
लार्जेस्ट WBCs। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मोस्ट अबंडेंट WBC की बात करें तो वो आएगी आपकी न्यूट्रोफिल्स, जो हमने बताया था 60 to 65। देन नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स जिनको बोलते हैं। सो व्हाट आर NK सेल्स? नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं? सो हम ये बोलेंगे कि दीज आर नॉन बी लिम्फोसाइट, नॉन टी लिम्फोसाइट्स। बी या टी लिम्फोसाइट्स में से कोई सी नहीं होती है लेकिन, और ये पैथोजन को डायरेक्टली किल नहीं करती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, नेचुरल किलर नाम है इनका, लेकिन दीज डू नॉट किल द पैथोजन डायरेक्टली। ये क्या करती हैं? दे किल द पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स। ये पैथोजन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको किल करती हैं। उसके अलावा डैमेज्ड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स, इन सभी को ये किल कर देती हैं। पैथोजन को डायरेक्टली ये सेल्स जो हैं वो किल नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। देन मैक्रोफेजेस, ठीक है, जो भी आप जानते हो WBCs होती हैं जो पैथोजन्स हैं उनको फैगोसाइटोज कर देती हैं। उसके अलावा साइटोकाइन बैरियर्स की अगर बात करें सो ध्यान रखना है कि वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं? दे सिक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? लो मोलिकुलर वेट कुछ प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली। दीज आर लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स। ठीक है। और कब प्रोड्यूस होते हैं? ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। ये आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपके नीट में कि इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच डिजीज। ऑप्शन में आपको 3 बैक्टीरियल डिजीज दे दी, 1 वायरल डिजीज दे दी। सो द आंसर इज जो वायरल डिजीज हैं वो। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। जो इंटरफेरॉन्स हैं वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। हमने बता दिया ना कि वायरल इन्फेक्शन से ये बचाते हैं इंटरफेरॉन्स। देन सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम ये बताएंगे कि जो इम्यूनिटी हमने एक्वायर की है आफ्टर द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे बर्थ के बाद में जो इम्यूनिटी आती है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, यही पॉइंट लिखा है। पैथोजन स्पेसिफिक, पैथोजन के स्पेसिफिक होती है ये। इन्नेट इम्यूनिटी हमने बताया था नॉन स्पेसिफिक होती है, वो जितने भी वायरस बैक्टीरिया जो भी आएंगे उनको किल करके चलती है। लेकिन ये पैथोजन के स्पेसिफिक होती है। और अगर पैथोजन के स्पेसिफिक हुई तो हम ये बोलेंगे कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ठीक है, इसमें मेमोरी रिस्पॉन्स रहता है। 2 तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी किसी पैथोजन को पहली बार एनकाउंटर करती है। ठीक है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक, देन अगर उसी पैथोजन को दोबारा से हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है तो उस तरीके के रिस्पॉन्स को बोला जाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है। नाउ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज दे आर कैरिड आउट बाय 2 टाइप ऑफ lymphocytes और सेल्स, दैट इज B lymphocyte and T lymphocytes. B lymphocyte stands for, the word B here stands for बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। मैं लिख देता हूँ बर्सा ऑफ फेब्रिशियस इन बर्ड्स। ये क्या होता है? इट इज़ ए लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट नियर द क्लोइकल ओपनिंग। ठीक है, बर्ड्स के केस में प्रेजेंट होती है। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव दिस बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। सो ह्यूमन बींग्स के केस में इट स्टैंड्स फॉर बोन मैरो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कई बार आपसे अगर पूछ लें कि व्हाट डज द वर्ड बी इन केस ऑफ बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स स्टैंड फॉर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट स्टैंड्स फॉर बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। सबसे पहले बर्ड्स में ही डिस्कवर हुई थी, इसलिए बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। देन बी लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं? हम ये बोलेंगे दे प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। वो बहुत सारे प्रोटीन्स की एक आर्मी को प्रोड्यूस करती हैं इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। कोई भी पैथोजन अगर आया है तो उसके रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स एक प्रोटीन की आर्मी बना देती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसको क्या बोला जाता है? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हम उनको बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होता है। IG से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला कि द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन ब्लड। ठीक है, सो उससे फाइट करने के लिए
वो एक प्रोटीन्स की आर्मी बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, जिसको आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे टाइप की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीडी, उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे। सो एंटीबॉडीज़ को अगर हम बताएं, सो केमिकली दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंटीबॉडीज़ आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो किससे बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच बिलोंग टू द क्लास ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, जिनको इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है। सो ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडी बनाता है। देन बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो टी लिम्फोसाइट्स में जो टी वर्ड है, इट स्टैंड्स फॉर थाइमस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। देन हम ये बोलेंगे कि टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट दे हेल्प बी लिम्फोसाइट्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंटीबॉडीज़। ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं ताकि वो और ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाते रहें। और अगर जितनी ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनती रहेंगी, सो जो होस्ट है वो प्रोटेक्ट रहेगा डिजीज़ से। ठीक है, ध्यान रखना है। देन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। 4 चेन होती हैं बेसिकली। 2 लाइट चेन होती हैं जो सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, ऐसे ही 2 हैवी चेन्स होती हैं। 2 आइडेंटिकल स्मॉल चेन्स जिनको बोलते हैं लाइट चेन, एंड 2 आइडेंटिकल लॉन्गर चेन्स कॉल्ड हैवी चेन्स। सो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। देन ये जो चेन्स होते हैं, दीज आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ज्वाइन होते हैं आपस में। उसके अलावा वेरिएबल रीजन ऑफ ए लाइट एंड हैवी चेन, इट कंस्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटोप। अभी हम बताएंगे कि जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज वेल जो नीट एग्ज़ाम है उसमें भी नेमिंग करके क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट को वहाँ पे नाम मिस करके वो ए दे दें, बी दे दें, इस तरीके से। सो वो आपको ध्यान रखना है। सो जो एंटीबॉडी है उसके अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, इसलिए एंटीबॉडीज़ को नॉर्मली बाइवेलेंट कहा जाता है। ऐसी एंटीबॉडी जिसके अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट। ठीक है, अब हम कुछ और बात करते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो एक पॉइंट है कि एंजाइम पेपेन जो पेपाया से डराइव है, ब्रेक्स द एंटीबॉडी एट हिंज रीजन। हिंज रीजन से एंटीबॉडी को ब्रेक कर देता है टू प्रोड्यूस 2 FAB फ्रैगमेंट्स, जिसको फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग FAB जो ये होते हैं, ये दोनों, एक ये हुआ और एक ये हुआ। हमने बताया था कि नॉर्मली जो एंटीबॉडी होती है उसके अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उसको बाइवेलेंट भी बोला जाता है। ठीक है, सो हिंज रीजन से कट होके क्या क्या बनाता है, 2 फैब फ्रैगमेंट्स, एक ये फैब फ्रैगमेंट होगी, एक ये वाली फैब फ्रैगमेंट है। उसके बाद 1 FC फ्रैगमेंट, एक जो है ये FC फ्रैगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो ये सब होते हैं। अब ये डायग्राम की तरफ देखते हैं। देखो, हमने बताया था कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होता है, H2L2, 2 हैवी चेन्स होंगी और 2 लाइट चेन्स। तो ये एक लाइट चेन है, ये एक लाइट चेन है। ठीक है, ये एक हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन है। ठीक है, दीज चेन्स आर ज्वाइंड बाई डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा ये दोनों चेन जो है आपस में ज्वाइन होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये होता है वेरिएबल रीजन। ठीक है, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ ए लाइट चेन ऑफ
लाइट चेन, ठीक है, एंड दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ ए लाइट चेन, अगेन दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ ए हैवी चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ ए हैवी चेन, ये वाला, ठीक है, देख रहे हो ना, वेरिएबल रीजन एंड ये वाला वेरिएबल रीजन। इस तरीके से एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी हुई, ये वाली एंटीजन बाइंडिंग साइट हुई यहाँ पे, और एक यहाँ पे होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। नॉर्मली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, पैराटॉप जिसको अभी हमने बोला था। सो 2 हैवी चेन हो गई, 2 लाइट चेन हो गई, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। एंटीजन यहीं से बाइंड करेगा, इसी साइट से, ठीक है। पूरा का पूरा जो पैथोजन है वो एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करता है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती हैं। सो उनको बोला जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। सो अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ की। सो एंटीबॉडीज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। इसके बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें, सो अलग अलग टाइप्स होती हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी स्टैंड्स फॉर गामा, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, देन IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, M स्टैंड्स फॉर म्यू, देन D स्टैंड्स फॉर डेल्टा एंड E स्टैंड्स फॉर एप्सिलॉन। इन सभी के बारे में अभी हम देखते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के टाइप्स के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं IgG इम्यूनोग्लोबुलिन गामा के बारे में। सो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी IgG होती है। फिर सेकेंड पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, या फिर दैट कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि विच इज़ द एंटीबॉडी विच कैन पास थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी पास हो सकती है? द आंसर इज IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। देन इट इज़ ए मोनोमर, IgG जो है वो एक मोनोमर होता है। मोनोमर यानी कि ये किसकी फॉर्म में? H2L2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं IgA के बारे में। IgA का मतलब है कि इट इज़ ए डाइमर, यानी कि ये होगा H4L4 इस फॉर्म में। 2 वाई शेप्ड एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं और उससे IgE बनता है। देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA होती है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, द मिल्क, येलो कलर्ड मिल्क विच इज़ सिक्रेटेड ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। उसके अंदर इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होती हैं? IgA। इसलिए कहा जाता है कि इनिशियल डेज जो होते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ यंग वन, तो कोलोस्ट्रम जो है वो देना चाहिए बेबी को, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ IgA, ठीक है। देन सिबम ऑयल जिसको हमने अभी बोला था, देन स्वेट, सीमन एंड टीयर्स, ये इन सब में प्रेजेंट होती है। सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि टीयर्स में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, द आंसर इज IgA। देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ओवर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ए नोज, थ्रोट एंड बक्कल कैविटी, यहाँ भी प्रेजेंट होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये दोनों ज़रूर ध्यान रखने हैं। देन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि IgA गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस। जो इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस हैं उसके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है IgA, ठीक है। देन IgD, ये भी एक मोनोमर है, यानी कि H2L2 की फॉर्म में। देन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स, ये बी सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं IgE इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, ये भी एक मोनोमर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी सीक्रेट होती है? द आंसर इज IgE, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इट कॉजेज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन,
सो मास्ट सेल्स जो होती हैं उनका डीग्रेनुलेशन से हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है। और हिस्टामिन क्या होता है, ये एक वैसोडाइलेटर होता है, वैसोडाइलेटर। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन IgM पेंटामेरिक होता है, पेंटामेरिक यानी कि 5 वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ मिलके। सो लार्जेस्ट साइज़ में होगा, लार्जेस्ट इन साइज़, हैवीएस्ट एंटीबॉडी जिसका सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है, हाईएस्ट मोलिकुलर वेट इसका हम बोलते हैं। देन इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी, ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटी के रिस्पॉन्स में भी ये एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ तक ही आज हमें क्लास में डिस्कस करना है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल टुडे XP एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।